नमस्कार। आज हम लोग डॉक्टर हिमांशु नारायण सिंह जी से बात करने जा रहे हैं। हिमांशु जी की स्कूलिंग नर्सरी से कक्षा 5 तक, क्लास 5 तक आप राजर्षि शिशु विहार में आप पढ़े और फिर क्लास 6 से 12 तक, 6 से 12 तक आप उदय प्रताप इंटर कॉलेज के छात्र रहे हैं। हिमांशु जी इस समय पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च साइंटिस्ट हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इरविन मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क में, यूएसए में। और आपका जो काम इस समय चल रहा है वो एनालिसिस ऑफ रेगुलेटरी नेटवर्क इन कैंसर एंड नॉर्मल टिश्यूज पर है। आप रिसोर्स पर्सन रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डेटा ड्रिवन फ्यूचर इन बायोलॉजिकल साइंसेज, नेहरू आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज कोयम्बटूर में अपना टॉक दिया है। और एक बड़ा ही अच्छा आपका मैंने इंटरव्यू कहिए या वेबिनार कहिए वो देखा, जो कि हमारे उन छात्रों के लिए जो पीएचडी कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आपका एक टॉक है हाउ टू फिनिश पीएचडी विद इन अ टाइम फ्रेम। आपने ईपीजी पाठशाला में टॉक्स दी हैं और आपने उसमें पर्ल के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के बारे में और आर लैंग्वेज के बारे में आपने एज ए रिसोर्स पर्सन बहुत ही यूजफुल जानकारी जन समुदाय तक पहुंचाई है। सन 2018 से 21 के बीच आप फ्रांस के एक बहुत ही अच्छे शहर, बहुत ही नामी शहर, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नाम सुना जाता है, मार्से। तो वहाँ पर आप पोस्ट डॉक एट TAGC इंसरम मार्से यूनिवर्सिटी में आप अपना योगदान दिए हैं। और उससे पहले की बात करें तो 2016 से 18 के बीच आप रिसर्च एसोसिएट रहे जीनोमिक्स एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन, जो कि एक CSIR का इंस्टीट्यूट है। आपने पीएचडी जो है सन 2016 में अपनी कंप्लीट की और ये जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आपने किया। और आपको पीएचडी डिग्री जो अवार्ड हुई वो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हुई, लेकिन आपका काम प्रमुखता से एम्स में ही था। और उसी दौरान आपने एक जीनोम एनालिसिस सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया, जिसको कि एनट्रैक एनोटेटर के तौर पर जाना जाता है। आपको 2 बार इनवाइटेड रिसर्चर के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, ऑस्ट्रिया से आपको 2 बार वहां का इनविटेशन मिला। आप इस समय सेक्रेटरी हैं हाइपोबेरिक हाइपोक्सिया सोसाइटी के, एडिटोरियल बोर्ड्स के आप मेंबर हैं, बुक चैप्टर आपके 2 हैं, रिसर्च पब्लिकेशन 23 में है और बड़े अच्छे अच्छे जर्नलों में है। एमटेक आपने जो है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से किया। बीटेक की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, IASE यूनिवर्सिटी, जो सरदार शहर राजस्थान में है, वहां से आपने अपना बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया। मजेदार चीज ये है कि आप बास्केटबॉल में पार्टिसिपेशन किए थे, 6th वाराणसी डिस्ट्रिक्ट मिनी बास्केटबॉल चैंपियनशिप, जो कि वाराणसी स्पोर्ट्स क्लब वाराणसी में आयोजित की गई थी। हम डॉक्टर हिमांशु जी का स्वागत करते हैं। हिमांशु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मैं इसका क्रेडिट सारे हमारे टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से और उन्हीं के दिए गए बेस के कारण ही मैं थोड़ा सा आगे आ पाया हूँ। और आगे भी अगर आशीर्वाद बना रहा तो शायद कुछ और बेहतर करने की संभावनाएं बन पाएंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। तो जैसे हम लोग को खुशी इस बात की है कि आपकी प्राथमिक शिक्षा जो है वो पूजनी राजर्षि जी की बगिया में ही हुई है। और बहुत ये देख के अच्छा लग रहा है कि आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे। क्या यादें हैं आपकी अपने सबसे पहले स्कूल की? पहला स्कूल तो सबका ही फेवरेट होता है, जहां से एक्चुअली हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो मुझे याद है हमारी प्रिंसिपल मैम हुआ करती थी रोशनी फिलिप्स। वो काफी स्ट्रिक्ट थी और बट
बहुत अच्छी लेडी, मतलब बहुत सपोर्टिव। ऑल्दो मतलब मैं बहुत छोटा था तो बहुत ज्यादा यादें मतलब टीचर्स के साथ कॉन्वर्सेशन की नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जो मेमोरीज हैं वो बहुत ही प्यारी हैं। और आज भी जब मैं सोचता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा ग्राउंड हुआ करता था सर, उसमें रेलिंग है जो आप देखते हैं। अब तो बच्चे नहीं, बट जब हम छोटे थे तो उस पे हम स्लाइड करते थे। मतलब वो रेसेस की छुट्टियों में वो ऊपर से नीचे स्लाइड करना, कुछ लोग गिर भी जाते थे। फिर सबसे जो अच्छी सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट मेमोरी है मेरी, हमारे यहाँ सेक्शंस होते थे, क्लास ए और क्लास बी। तो हम फुटबॉल मैच खेलते थे, और उस फुटबॉल मैच का रूल ये होता था कि पूरा एक सेक्शन एक तरफ और दूसरा सेक्शन एक तरफ। और उसमें कोई रूल नहीं, बस ये था कि एक कैनवस की बॉल होती थी, हमें मार के दूसरे के गोल में पहुंचाना होता था। और कोई रूल नहीं था कि 12 प्लेयर खेलेंगे या 24 खेलेंगे। जो आए खेले, जिसको जाना है जाए, मतलब कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो सर इसी तरह से वहाँ एजुकेशन भी मिली, जी। टीचर्स की मार भी पड़ी, और दोस्त भी काफी अच्छे बने, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें वैल्यूज मिली हैं वो सर कमेंडेबल है। मतलब वो मुझे लगता है कि मेरे लिए बेस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अ, आपने इंटर भी यहीं से किया? कुछ उस समय की बातें अगर आपको याद हो तो बताइए। जी सर, एक्चुअली मेरे घर में मैं सबसे छोटा था, तो मुझे हमेशा एक डर लगा होता था ना कि कोई बड़ा बड़ा भाई देख रहा है, या फिर मेरी कॉलोनी में भी मैं, मतलब मेरे बैच में मैं अकेला था, हम्म, और सारे जो थे वो बड़े थे। तो मुझे ये लगता था कि शायद कोई बोल ना दे घर पे, क्योंकि एक बनारस का एक माहौल अलग है, रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं, बड़ों का डर काफी होता है कि कुछ गलत एक्टिविटी करेंगे तो घर पे पता चलेगा तो पिटाई होगी या डांट पड़ेगी। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब बाहर के उसमें इन्वॉल्व नहीं रहा। बट हमारे कुछ टीचर्स हुआ करते थे, महेंद्र सर थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। महेंद्र सर थे, वो केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे। एक हमारे डीपी सिंह सर थे जो आर्ट पढ़ाते थे। और ये लोग थोड़े से ना स्ट्रिक्ट थे, ये लोग पिटाई भी करते थे बच्चों की ना। जैसे महेंद्र सर थे, वो उनकी आदत थी ये कान का ये निचला हिस्सा पकड़ के बहुत तेज से खींचते थे। और फिर हमारे डीपी सर थे, वो आर्ट्स के। उनका एक ट्रिक था, हमें जो है एंगल बनाने होते थे, कोण जिसको कहते हैं हिंदी में। तो उनके पास ना वो बोर्ड पे रुमाल से बनाते थे कि 45 डिग्री का बनाना है तो लाइन खींची और रुमाल बांध के ऐसे खींचते, और परफेक्ट एंगल वो बना लेते थे। फिर आर्ट उनकी काफी अच्छी थी, हम बना नहीं पाते थे, तो मेरी तो उनसे भी पिटाई हुई। फिर हमारे एक संस्कृत के टीचर थे, चारूचंद त्रिपाठी सर। वो उनके टाइम में ये था कि हमने सारे श्लोक याद रख कर रखे थे, क्योंकि वो बहुत पिटाई करते थे अगर याद नहीं हुआ तो। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में हमारे ऑल आर गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब पीएन सर हूँ, उमेश सर हूँ, अरविंद सर हूँ। केमिस्ट्री के भी सारे अच्छे टीचर्स थे। मैथमेटिक्स के थे, मतलब इंटरमीडिएट में भी काफी अच्छा था सर। तो मतलब वही बच्चों के साथ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फिगर जो हमारे यहाँ के हुआ करते थे, चेत नारायण सर होते थे, जी। क्योंकि वो अभी भी हैं सर। तो उनके साथ क्या होता था कि वो कंट्रोलर थे हमारे ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो कभी उसमें मिलते थे, आपको ग्राउंड में मिलते थे या कहीं इधर उधर मस्करी करते मिलते थे। तो उनको देखते ही, उनका स्कूटर की आवाज सुनते ही बच्चे जो है इधर उधर भागना शुरू। तो मतलब वो सारी मेमोरीज हैं सर। इसके अलावा मैं थोड़ा सा फिर इसमें भी आया, क्या कहते हैं, बास्केटबॉल खेलना शुरू किया मैंने। 2000 में शुरू किया था, और 2 साल ही क्लास 8 से क्लास 10th तक मैंने मतलब खेला था। तो उसी समय पे ये सारे बैच थे जो विशेष भृगुवंशी थे, ये इनके साथ मतलब मैंने खेला हुआ है, ये सेम उसके हैं। फिर वो अभी वो सिंह सिस्टर्स के नाम से वो जी, हैं फाइव लड़के सिस्टर। वो। हाँ जी, तो वो मतलब हमारे उसी समय वो लोग भी खेला करते थे वहां पे। तो फिर उसके बाद सर उस समय मैं थोड़ा हाइट वाइट मेरी बढ़ी नहीं, तो फिर ये लगा कि बास्केटबॉल में क्या करेंगे। तो
फिर एनसीसी में आ गए, फिर वहां भी थोड़ा किया। वहां भी सर मैं पायलट था। पायलट मतलब जो चीफ गेस्ट के आगे दो व्हाइट ड्रेस में चलते हैं ना, हम्म। तो उसमें भी सर बहुत मार पड़ी। वो हमारे जो टीचर्स होते थे वो मारते थे, तो पैरों में निशान पड़ जाते थे ऐसे कुछ करके। तो वो भी हमेशा नहीं, जब वो सिखाते थे। और जब इवेंट निकल जाता था तो हमें प्रिविलेज भी ज्यादा मिलता था। हम्म। और अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो सर 2 साल मैंने फेलोशिप लिया है साई से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा। तो हमें कुछ 2 साल तक दो दो बार फेलोशिप मिली थी। वो ट्रैक शूट वगैरह जो किट देते हैं वो मिली थी। हम्म। तो सर स्कूलिंग के भी अपने ही काफी सारे मेमोरीज हैं सर, जो काफी अच्छा रहा। और गेम में तो ये लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। और हम लोग भी सर धीरे धीरे कुछ कुछ कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से फिर कैसे आप जयपुर पहुंचते हैं? जब मैंने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, पास हो गया, उसके बाद फिर मैंने यूपीटीयू का इंजीनियरिंग एग्जाम दिया। तो जो मेरी रैंक आई सर वो मेरे रोल नंबर के इक्वल थी, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी। तो फिर एडमिशन का भी ऐसा था। तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि अ, उस समय नया नया बायोटेक फील्ड जो है नजर आ रहा था इंडिया में। तो ये हुआ कि बायोटेक का बहुत स्कोप है और कर सकते हैं। तो मैं इतना इग्नोरेंट था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर मैं बायोटेक के लिए हाँ करूंगा तो मुझे बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। और मेरा इंटरमीडिएट जो है प्योर मैथमेटिक्स रहा है और मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मतलब ये हुआ कि बायोटेक कर सकते हैं। और जब मैंने यूपी कॉलेज का एंट्रेंस दिया तो वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ। बट उसके बाद जीवनदीप एक नटनिया दाई के पास एक इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे बायोटेक था। तो पिताजी ने बोला कि वहां एडमिशन कर सकते हैं, बायोटेक थोड़ा अच्छा है, तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो हम एडमिशन करा दें वहां पे। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब एडमिशन हो जाएगा तो मैं पढ़ लूंगा। तो फिर वहां जाना शुरू किया सर। तो वहां जब जब तक मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस होती थी तब तक तो मुझे ठीक लगता था। लेकिन जब बायोलॉजी की बात होती थी तो फिर मैं पूरा कंप्लीट, मुझे कुछ नहीं सुनना आता था, छोटी छोटी चीजें नहीं सुनना आती थी। और उसके बाद एक और इशू था वहां पे, थोड़े कुछ टीचर्स थे जो इंग्लिश में कंप्लीटली कन्वे करते थे मैसेज, मतलब पूरी लेक्चर इंग्लिश में थी। तो इंग्लिश के कारण वो भी नहीं समझ में आता था। जी। तो मतलब मेरी ये हालत थी कि मैं बीच बीच में खड़ा हो जाता था और कहता था मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है मुझे, तो आप मुझे थोड़ा सा हिंदी में भी एक्सप्लेन करें। हम्म। तो फिर धीरे धीरे 1 साल हुआ, फिर वहां कुछ इश्यू हुआ जिसकी वजह से उन्होंने वहां की जो एफिलिएशन थी वो कैंसिल कर दी। तो बीटेक के सारे बच्चे जो है मतलब एक तरह से इनका 1 साल वेस्ट हो गया। हम्म। तो कुछ बच्चों ने नई जगह एडमिशन ले लिया बिल्कुल फर्स्ट ईयर से। और हमारे यहाँ के कुछ 2 3 4 बच्चों ने मतलब सर्च करते करते कहीं उनको सरदार शहर में अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमने सेकेंड ईयर में माइग्रेट कर लिया हमारे पुराने मार्क्स के बेसिस पे। तो मैंने सर हर सेमेस्टर ब्रेक में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करनी शुरू की। जी। सबसे पहले बनारस में बरना पुल के पास एक लैब खुली थी, तो वहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग की, 20 20 दिन की। हम्म। और वो डीएनए एक्सट्रैक्शन जो बेसिक टेक्निक्स होती है, पीसीआर वगैरह, ऑल्दो मुझे वो समझ नहीं आया कुछ, क्योंकि रीजन वही था कि बायोलॉजी से मेरा कोई टच नहीं था। जी। फिर मैंने अगले सेमेस्टर के ब्रेक में फिर मैं बीएचयू से मैंने ट्रेनिंग की हम्म। 21 दिन की आईएमएस में। हम्म। वहां भी मतलब बस खुशी इस बात की थी कि मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा और मेरी प्रोफाइल इंप्रूव हो जाएगी। मुझे सीखने से कोई लेना देना इतना था नहीं। रीजन ये है कि मुझे समझ नहीं आता था। हम्म। फिर मैंने एक उत्तराखंड में एक कंपनी है एग्लोमेट लिमिटेड, वहां पे ट्रेनिंग की। तो वहां भी कुछ सीखता नहीं था, बस समझ नहीं आता था तो क्या सीखेंगे फिर। तो जब ट्रेनिंग कर ली और जब बीटेक के बाद मैंने थोड़ा सा एक्सपोज किया कि हम इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं। तो जब मैं अपने सर्टिफिकेट या सीवी लेके किसी के पास जाता था तो वो सबसे पहले तो कहता था कि अरे तुमने तो इतनी सारी ट्रेनिंग कर रखी है, तुमने कोर्स की जगह ट्रेनिंग ही कर ली क्या। तो अब मुझे समझ नहीं आता था कि वो प्लस पॉइंट हुआ या माइनस पॉइंट हुआ, जो भी हुआ। हम्म। तो वहां से मुझे समझ में आया कि आप चीजें सीखते जरूर हैं, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं कर रहे
तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। तो मैंने सोचा कि अच्छा बीटेक कर लिया, बायोटेक में बायोलॉजी तो समझ नहीं आ रही, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर लेते हैं, उस समय वो भी नया नया था। तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर होगा और मेरे हाथ में होगा, तो मैं कुछ कुछ इधर उधर करता रहूंगा तो कुछ तो आएगा। तो फिर मैंने वहां से ड्रास्टिक शिफ्ट लिया बायोटेक से बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। फिर वहां भी सर जामिया हमदर्द में मैं गया, तो जामिया हमदर्द में मतलब उन्होंने नया कोर्स शुरू किया था और किसी तरह से मैंने क्वालिफाई भी कर लिया। तो मेरे ये कहने का मतलब कि आप जो भी जानते हैं आप उसको अप्लाई करिए, उसको कोशिश करिए कि वो कुछ ऐसा हो जाए ना कि वो सबकी नजर में आ जाए, मार्केट में आ जाए। तो दिल्ली में जब आपने एम्स में आप काम कर रहे थे तो वहाँ पर आपने एक सॉफ्टवेयर को भी आपने डिजाइन किया, कुछ उस बारे में बताइए। तो इसमें दो चीजें हैं कि ये सीक्वेंस एक्सट्रैक्ट करता है और साथ में ये भी बताता है कि ये किस जीन का पार्ट है, और जीन में ये इंट्रॉनिक है, एक्सोनिक है, इंटरजीनिक है, वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये टोटली मैंने अपने पीएचडी प्रोजेक्ट के लिए डेवलप किया। जी जी। और फिर आप वहाँ से आपने 2 साल समय अपना CSIR की लैब में बिताया, और वहाँ पर जी क्या खास चीज रही जो हम। सर वहाँ थोड़ा काम डिफरेंट हो गया था, मतलब जीनोम एनालिसिस मैं करता था। जीनोम मतलब दो चीजें होती हैं सर, मैं एक बार फिर बता दूं, जो देखेंगे उनको शायद क्लियर हो जाए। एक होता है जीनोमिक्स, एक होता है एपिजीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स क्या होता है कि अगर जो हमारा डीएनए है, जो ATGC कैरेक्टर है, अगर उसमें चेंज होता है तो वो जेनेटिक्स में आता है। ठीक है। एपिजीनोमिक्स क्या होता है कि ये ATGC के अलावा और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे ट्रिप्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। इसमें क्या हुआ कि आपका जेनेटिक्स चेंज नहीं हुए, न्यूक्लियोटाइड चेंज नहीं हुआ, लेकिन रेगुलेशन आपका चेंज हो गया क्योंकि वो कुछ अलग स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह एक फैक्टर होता है सर मिथिलेशन। तो साइटोसिन में क्या होता है कि एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, और जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है। अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो फिर वो रेगुलेशन खत्म हो जाएगा। तो IGIB में मैंने इस चीज पे काम किया कि अगर कोई म्यूटेशन होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा स्ट्रक्चर पे, या फिर मिथिलेशन हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा स्ट्रक्चर पे। तो IGIB में मेरा मोस्टली एपिजीनोमिक्स पे काम था, और वहां भी एक पाइपलाइन डेवलप की थी मैंने छोटी सी, जिससे मतलब हम एपिजीनोमिक डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, मतलब मिथिलेशन को बेसिकली एनालाइज कर सकते हैं। जी। और फिर मार्से में क्या चीजें रही। सर मार्से में मतलब मार्से का एक्सपोजर रियली बहुत अच्छा था, और जो मैं थियोरेटिकली सोचता था कि चीजों को अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो एक्स मार्से में क्या था सर कि छोटी छोटी चीज को, इवन एक सिंपल प्लॉट, एक सिंपल बार डायग्राम को मेरे सुपरवाइजर 1 घंटे तक डिस्कस कर सकते थे। मतलब हमारे यहाँ एक बार डायग्राम बन गया तो हम उसको हार्डली 2 मिनट 4 मिनट डिस्कस करेंगे और कंक्लूजन पे आएंगे। लेकिन मेरे बॉस की क्वालिटी ये थी वहां पे कि उन्होंने एक सिंपल बार ग्राफ को उन्होंने आधे घंटे तक 1 घंटे तक एक्सप्लेन किया है, अलग अलग एस्पेक्ट से, कि अच्छा इस तरह से ऐसा हो सकता है, इसका मतलब जीनोमिक्स में ये मतलब हुआ, प्रोटियोमिक्स में ये मतलब हुआ, एपिजेनोमिक्स में ये हुआ, स्टैटिस्टिकल ये हुआ। तो ये डिफरेंस है सर। तो इस समय क्या काम चल रहा है आपका। सर अभी हम लोग टोटल नेटवर्क बायोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, और ये लैब मेरे चूज करने का रीजन ये भी था कि यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा कंप्यूटेशनल अप्रोच यूज करते हैं। ये कंप्लीट बायोइन्फॉर्मेटिक्स की लैब है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क का यूज करके ये नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं कि अगर एक डिजीज्ड पर्सन है, मतलब रिसेंटली मैं पैंक्रियाटिक कैंसर पे काम कर रहा हूँ, तो पैंक्रियाटिक कैंसर में ओवरऑल अप्रोच क्या है कि अगर आप प्रोटीन्स की बात करें तो ह्यूमन सेल्स में बहुत सारी प्रोटीन, तो उनका नेटवर्क कैसे फॉर्म हो रहा है कंट्रोल में, मतलब हेल्दी इंडिविजुअल में, और इन पेशेंट्स में पैंक्रियाटिक कैंसर का पेशेंट है तो उसमें कैसे फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद फिर उनको कंपेयर करना
तो इसके लिए वो मोस्टली यूज कर रहे हैं आपका बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, जैसे बोट स्ट्रैपिंग वगैरह है, रिसैम्पलिंग वगैरह, वो सब यूज करते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है या क्या क्या एंट्रोपी हो सकती है नेटवर्क की, और कैसे ये अदर प्रोसेसेस को इम्पैक्ट कर सकता है, कैसे वो डिजीज की तरफ लीड करेगा नहीं करेगा, और कैसे आप फिल्टर करेंगे कि मान लीजिए 150 प्रोटीन्स हैं जो कि डिस्टर्ब हुई, ठीक है, लेकिन 150 जो है आप 150 प्रोटीन को टारगेट नहीं कर सकते, आप जो टारगेट करेंगे एक या दो प्रोटीन को हार्डली करेंगे, तो उसमें से जो मास्टर रेगुलेटर है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये सारी टेक्निक पे अभी काम कर रहे सॉफ्टवेयर हैं। आप लोग कौन सा यूज करते हैं या खुद ही आप लोग प्रोग्राम करके बनाते हैं? यहाँ पे सर खुद ही डेवलप करने की कोशिश करें। ओके, ओके। जी, तो अभी जब काम थोड़ा मतलब कंप्लीट होगा तो फिर वो पब्लिश करेंगे, जैसे तो क्या अभी। जी, जी, क्या बायोइन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में काम करने के लिए क्या ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि हम उन्हें डेस्कटॉप पे रन करके कुछ चीजें सीख सकें, सिखा सकें और पब्लिश भी कर सकें? हाँ सर, काफी सारे हैं, अब डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है सर। तो अब जैसे अगर आप कीमो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें, जी, तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। जब आप जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो फिर तो आपको कोडिंग में आना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको वो न्यूरल नेटवर्क वगैरह एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जी, तो लेकिन जैसे आप वर्चुअलाइजेशन करना चाहते हैं, मतलब आपके पास मान लीजिए 3000 4000 मॉलिक्यूल्स हैं, आप सबको रन करके चेक करना चाहते हैं, हम्म, तो वहां पे एक ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर उन्होंने बताया था। जी। तो कि ऐसे तो बहुत सारे हैं जो पेड हैं, तो मैं पेड फ्री को में, रेकमेंड हाँ, नहीं करूंगा। फ्री में जो कि हम बच्चों को कुछ सिखा सकें, डॉकिंग सिखा सकें। आप खुद एक रिसोर्स पर्सन हैं, हम जी सर, मैं रियली मतलब अगर मुझे प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि सर मैं अभी साउथ इंडियन कॉलेजेस में कुछ जगह मैं कभी कभी लेक्चर देता हूँ, जी, तो मतलब वहाँ काफी सिखाता हूँ, बट सर मेरी एक दिली इच्छा है कि मैं कुछ अपने कॉलेज और अपने लोगों के लिए जी, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। बिल्कुल तो अगर दर्शकों सर को, मौका मिलेगा तो जरूर बिल्कुल मैं। दर्शकों को मैं और स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आपने मुझे कई बार इस बात के लिए कहा कि आप कॉलेज के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, आप कॉलेज के बच्चों को सिखाना चाहते हैं। इनफैक्ट आप उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तक रन करना चाहते हैं। आपने ये तक कहा है कि 3 से 4 महीने का प्रोग्राम वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ 2 दिन बच्चों को कुछ आवर्स के लिए आपके साथ जोड़ना होगा और आपने जो इस फील्ड में महारत हासिल की है, उसके संदर्भ में बच्चों को वो एक बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज हर चीज़ बायोलॉजिकल साइंसेस की तरफ आ गई है। देखा जाए तो 2 साइंस 2 भाग में डिवाइडेड है। एक है मटीरियल साइंस की तरफ, दूसरी बायोलॉजिकल साइंस की तरफ है। तो बायोलॉजिकल साइंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप कह भी रहे हैं इंटीग्रेटेड फील्ड है। तो आप जो ऑफ़र कर रहे हैं कॉलेज के बच्चों के लिए, मैं उन सबको कहूँगा कि यू जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्च्युनिटी। ये आपका बहुत बड़ी आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, कि आपसे उन्हें सीखने का मौका मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि अ, आपके साथ मिलके कुछ एक ऐसा चॉकआउट प्रोग्राम करें, जिसमें बच्चों को कुछ सीखने का मौका मिले, क्योंकि आप खुद ही एक रिसोर्स पर्सन हैं, इतना आप इस फील्ड के बारे में सबको बता रहे हैं। तो जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, बिल्कुल, मैं मतलब मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, जी, और मतलब एटलीस्ट बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए वो नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट एक जो लैक ऑफ नॉलेज है जी, कि फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, जो गाइडेंस की प्रॉब्लम है, बिल्कुल, तो कुछ हद तक मैं उसमें भी कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, बिल्कुल, क्योंकि फॉर्चुनेटली मतलब मैं इतना प्रिविलेज हूँ कि मुझे एक्सपोजर मिल पाया है ऐसे। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि अ, जी, जी, तो मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि कॉलेज के लेवल पर बच्चों को हम सिखाने के लिए हमें उन सॉफ्टवेयर्स को देखना होगा जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री हों और सर मैं सब कुछ फ्री ही यूज करने वाला हूँ, और ओके, आपको एक चीज और मैं बता दूं, आज की डेट में ना सर, ओपन सोर्स हम इसको कहते हैं, जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम ओपन सोर्स कहते हैं।
जी तो आज के डेट में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की ज्यादा डिमांड है और वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब अगर आप इन सॉफ्टवेयर से रिजल्ट जनरेट करते हैं जी तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएगा। जी बस ओपन सोर्स और जो पेड सॉफ्टवेयर है उसमें डिफरेंस एक ही होता है। वो डिफरेंस ये है कि वो ऑटोमेटेड होते हैं, ये ऑटोमेटेड नहीं होते। जी मतलब उसमें क्या होता है कि आपको मान लीजिए 2 क्लिक करने हो और आपका रिजल्ट जनरेट हो गया। बट यहाँ पे क्या है कि आपको हो सकता है 2 की जगह 20 क्लिक करने होंगे। जी जी इसमें मेहनत ज्यादा है बट रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जी जी। तो मैं ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों वो आपको सीधे ईमेल कर सकते हैं। चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चों के लिए आप एडवाइस सजेशन जो भी आप फील करें सब शेयर करिए। मैं सर सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप लोग मुझसे बहुत आगे जा सकते हैं और मुझसे पहले पहुंच सकते हैं। तो लेकिन आपको थोड़ा सा माइंडसेट बदलना है। आपको जो भी आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, मैथ आना चाहिए, साइंस आना चाहिए, नहीं। आपको जो भी आता है उसको आप यूज करना सीखें, अप्लाइड बनिए। क्योंकि आज के डेट में जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो जो अप्लाइड साइंसेस की सीट्स होती है वो पहले भर जाती है। ये कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि हम हमें मतलब जो डिमांड है मार्केट की वो ये है कि आपको अप्लाइड बनना है। तो आप जो भी जानते हैं उसको अप्लाई करना सीखें और उससे फ्रूटफुल चीजें निकालना सीखें। आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और बहुत आगे तक जाएंगे, मच मच बेटर देन। हिमांशु जी आपने बहुत टाइम दिया और हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि हम लोग अपने बच्चों को आप आपके साथ और रूबरू कराएं, उनको और एक्सपोजर दिलवाएं। और आपने जो अपनी इच्छा व्यक्त की है, आपने जो ऑफर दिया है कि उनको आप ट्रेन करना चाहेंगे, उस संदर्भ में हम लोग साथ मिलके कुछ और आगे रास्ते देखें, रास्ते तलाशें कि बिल्कुल बच्चों का इसमें और ज़्यादा भला हो सके। हिमांशु जी आपने हमें इतना समय दिया, आप आए, हमसे बात किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इनविटेशन के लिए